यस, स्टार्ट करिए। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड क्वांटम नंबर जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम लिखिए सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसी का थर्ड नाम लिखिए सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसी का फोर्थ नाम लिखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इसी का फिफ्थ नाम लिखिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सब जगह अलग अलग चलता है। स्कूल एग्जाम में आएगा तो एजीम्यूथल नाम से आएगा और जेईई नीट में आता है तो इस नाम से आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था किसी के चार नाम है तो चारों याद करिए, चार एग्जाम्पल है तो चारों याद करिए। नाम याद करिए। नंबर 1 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नंबर 2 सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी जानते हैं वर्ड आप? हमेशा ध्यान रखिए मेन चीज के पीछे पीछे जो चलता है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड काम में आता है सब्सिडियरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि समर हॉलिडेज आने वाले हैं, तुम कहाँ घूमना पसंद करोगे? तो तुमने कहा कि मुझे कश्मीर जाना है, तो कश्मीर तो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस है। अब किसी ने कहा कि सब्सिडियरी भी बता दो, सपोज करो कश्मीर में हम नहीं जा पा रहे, वहां स्नोफॉल बहुत ज्यादा है या रास्ते बंद है, कुछ भी है, तो तुम्हारी सेकंड चॉइस दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी। तो आपने कहा कि ठीक है फिर मैं केरला जा सकती हूँ। तो सब्सिडियरी का मतलब होता है मेन ऑप्शन के साथ में जो सेकेंडरी चीज चलती है उसे सब्सिडियरी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं पहली क्वांटम नंबर आपकी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो पहली है, वो तो मेन है। अब उसके बाद नंबर 2 पर ये आई है इसलिए इसको नाम मिला है सब्सिडियरी। सेकेंडरी वर्ड आप समझ ही गए, सेकेंडरी जो सेकेंडरी है सेकंड चॉइस पर आता है, फर्स्ट नंबर पर नहीं है क्योंकि फर्स्ट पर तो प्रिंसिपल है। एक नाम है इसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एक नाम है इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम वर्ड हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, बाकी डिटेल में ये चीज क्या होती है ये फिजिक्स में आपके कवर की जाएगी। तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो, ये अपना केमिस्ट्री का पार्ट है भी नहीं, बस नाम याद रखिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। पांचों नाम याद करिए। नंबर 1 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नंबर 2 सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, नंबर 3 सेकेंडरी क्वांटम नंबर, नंबर 4 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा मुझे एटम का एड्रेस क्या था? किसी को याद है एटम का एड्रेस क्या था? एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, आई शुड से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या था? ऋषभ। Ma'am, first the atom, then the shell, then the subshell, and then the subshell. ओके। किसने हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया? Ma'am, Niels Bohr. नील्स बोर ने। और कौन सी क्वांटम नंबर को शेल से रिलेट किया गया जो हमें शेल Principal quantum number denoted by n. डिनोटेड बाय एन हमें शेल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देती है। क्या मुझे बताएंगे एन की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? पूरा बता दें, है ना? एन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? Ma'am, from 1 to infinity. ओके। एन की वैल्यू कितनी होने पर शेल्स के क्या क्या नाम्स रखे गए हैं, क्या नेम्स रखे गए हैं एन की क्या क्या वैल्यू? Ma'am, if the value of n is 1, then the name of the shell is 1, and if the value of n is 2, then L. If value of n is 3, then M. If value of n is 4, then N. If value of n is 5, then O, and then if value of n is 6, then P. ठीक है। हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? Any formula which gives information regarding total number of electron in a shell? भूमन्यु बताएं। अच्छा ठीक है, तनिष्का बताएं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में ली थी, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने दी थी। तो हमने एटम के अंदर जो पहला प्लेस है इलेक्ट्रॉन के रहने का दैट इज शेल, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें ये पता चल चुका है कि शेल K11 OP होते हैं,
हर शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं जिसको निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है। शेल किससे रिलेटेड होते हैं, n से रिलेटेड होते हैं, n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सारा डिस्कशन हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कर लिया। Today we are studying second quantum number azimuthal and we know the second part of the address is subshell। इसलिए हमें मालूम है कि azimuthal quantum number हमें subshell के बारे में बताएगी। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल का डेटा दिया, एजीमुथल अब हमें किसके बारे में बताएगी, सबशेल। बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहेगा। एक शेल में कितने सबशेल हैं, सबशेल के क्या क्या नाम होते हैं, सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन स्पिल किए जाते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन कौन देने वाली है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, पॉइंट्स में सेम फ्लो में लिखूंगी। नंबर 1 गिवन बाय, तो आप में से एक बार म्यूट करते हैं, आप प्रिंसिपल के पॉइंट्स बताते जाना और सेम सीक्वेंस में मैं आपको एजीमुथल के पॉइंट्स बताती जाऊंगी, है ना, ताकि एक रिलेशन बन जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। तो प्रियांशी फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल इज गिवन बाय नील्स बोर। अब यहाँ पर लिखिए सोमरफेल्ड, एजीमुथल इज गिवन बाय सोमरफेल्ड, याद करते जाओ सोमरफेल्ड, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। ठीक है, प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट बताइए, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by n। स्मॉल n, सेम इसके लिए लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में चल रहा है, वो बोर ने दिया था, ये सोमरफेल्ड ने दिया है, उसको n से डिनोट करते हैं, इसको l से। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था वहां पर, its values lies from 1 to infinity। ठीक है, और चौथा कि ये किससे रिलेटेड है ना, तो इट्स वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है बेटा प्रियांशी, अब मेरी बात को आप सुने, L के फॉर्मूले में n क्यों आया, क्या क्वेश्चन है कि जब मैंने n की वैल्यूज लिखी थी तो वो तो 1 to infinity थी, जब मैंने n की वैल्यूज लिखी थी तो वो तो 1 to infinity थी, लेकिन जब मैं L की वैल्यूज लिख रही हूं तो मैंने लिखा 0 to n-1। L के फॉर्मूले में n क्यों आया, क्वेश्चन क्या है आप बताना चाहते हैं प्रियांशी, L के फॉर्मूले में n क्यों आया, दिस इज द पॉइंट, बोलो ऋषभ। मैम बिकॉज n contains L। बिकॉज शेल कंटेन सबशेल। अब मैं तुम्हें इसको वापस एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तुम जयपुर में हो, तुम एनडीए का एग्जाम देने गए सपोज, और तुम्हारी वहां पर किसी से फ्रेंडशिप हुई और तुमने उसको कहा कि भाई मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, वहां आ जाना। कौन बताएगा इस इंफॉर्मेशन में क्या कमी है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसको बुलाना ही नहीं चाहते हो, ऐसा लग रहा है ये। आपने कह दिया मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, वहां आ जाना। बताइए आपकी गिवन इंफॉर्मेशन में क्या कमी है, ये तो जनरल क्वेश्चन है, आपकी गिवन इंफॉर्मेशन में क्या कमी है गौरव। मैम अबाउट दैट अजमेर। हाँ, कि वैसे मैं आपको बता दूं, जितना मुझे मालूम है जयपुर में भी शास्त्री नगर है, भीलवाड़ा में भी शास्त्री नगर है, मतलब आई थिंक ये कॉमन नाम है कॉलोनी का। अपने अजमेर में भी शास्त्री नगर है, तो शास्त्री नगर कहने से कैसे काम चल जाएगा, क्या सामने वाले को ये नहीं बताना पड़ेगा कहाँ का शास्त्री नगर। तो कितने बच्चे मानते हैं शास्त्री नगर सिटी नेम से बॉन्डेड है, आपको कहना पड़ेगा मैं जयपुर में ही शास्त्री नगर में रहता हूँ तो मेरे घर जरूर आता, या फिर मैं अजमेर के शास्त्री नगर में रहता हूँ, या फिर मैं भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में रहता हूँ। शास्त्री नगर का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है अंटिल आप उसे सिटी के नाम से जोड़ो। उसी तरह से अगर आप कह दो कि ये इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में रहता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है अंटिल आप ये कहो कि इस शेल के इस सबशेल में। जिस तरह से केवल कॉलोनी का नाम लेने से काम कैसे चलेगा, हाँ अजमेर के अजमेर में है तो अपन कह सकते हैं, लेकिन जयपुर में कैसे कह दोगे। उसी तरह से ध्यान रखिए, बिना शेल के सबशेल का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा कहना पड़ेगा कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन
शेल में रहता है, एल शेल के सब शेल में रहता है। बिना शेल बोले सब शेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनता है, इस बात को समझना है। तो ध्यान रखिए, एजीम्यूथल हमेशा प्रिंसिपल से जुड़ी भी रहेगी, क्योंकि शेल में ही सब शेल निकालने हैं। एटम के अंदर होते हैं शेल, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, तो शेल में ही सब शेल निकलेंगे। तो एल के फॉर्मूले में एन हमेशा आएगा, राइट। तो फॉर्मूला लिख ले, इट्स वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 टू n-1। नेहा, अपन ने एजीमुथल क्वांटम नंबर लिया है और प्रिंसिपल का वीडियो शायद मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया था। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सोमरफेल्ड ने दिया था, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और जो वैल्यूज है वो 0 टू n-1 होती है, ठीक है। 3 पॉइंट नोट कर लो। 4th पॉइंट जैसा कि अभी बताया प्रियांशु ने कि इट इज रिलेटेड विद वाला पॉइंट है, सेम यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज रिलेटेड विद एजीमुथल किससे जुड़ी है, सब शेल। एड्रेस के सेकंड पार्ट की जिम्मेदारी इसको दी है, फर्स्ट पार्ट शेल की जिम्मेदारी प्रिंसिपल के पास है और सेकंड पार्ट सब शेल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजीमुथल के पास है। अब 5वां पॉइंट भी सेम पैटर्न में लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ एल, यहाँ पर नेम ऑफ सब शेल और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, जिसका फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ 2 × 12 + 1। सब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का फॉर्मूला है 2 × 12 + 1, where L is the azimuthal quantum number, ठीक है ना भाई। जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं उसी का तो सिंबल आएगा, तो सब शेल में बढ़ने तो सब शेल को बताती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो L आएगा। और परसों आपको शेल में बढ़ने थे तो शेल को बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो N आ गया। तो शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का फॉर्मूला है 2n² और सब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का फॉर्मूला याद करेंगे 2 × 12 + 1। और 4th क्लास में मैं आपको सारे फॉर्मूले का रीजन भी दे दूंगी कि ये फॉर्मूला क्यों बना है। अभी नहीं आ पाएगा, अभी तो आप पहले फॉर्मूले इसको लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, अब L की वैल्यूज 0 से स्टार्ट है और N की वैल्यूज 1 से इंफिनिटी तक है। N 1 से चालू है और L की वैल्यूज 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ले लो, इतनी बहुत है, चाहिए एडवांस तक भी आपका काम हो जाएगा। L की ये वैल्यूज लिख दो। अब अगर L की ये वैल्यूज हैं तो सब शेल के नाम सोमरफेल्ड ने जो रखे हैं वो क्या है, S P D F। बच्चों शेल बड़ा है या सब शेल, इंस्पेक्टर बड़ा है या सब इंस्पेक्टर, कि मैम शेल बड़ा है सब शेल छोटा है, तो नील्स बोर ने शेल को कैपिटल लेटर्स अलॉट किए हैं और सोमरफेल्ड ने सब शेल्स को स्मॉल लेटर अलॉट किए हैं। तो सब शेल को स्मॉल लेटर देने हैं, मतलब S P D F सब स्मॉल लिखने हैं, तुम्हें कैपिटल मत लिख देना। अब आप देखो ये दोनों आ गए हैं, कौन बताएगा इनमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा इनमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा इनमें क्या डिफरेंस है। ये 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, सोच के रखो, पहले ये खत्म कर लेते हैं। L की वैल्यूज लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सब शेल के नाम है S P D F, मेन ये 4 चलते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा बताना चाह रही हूँ। तो अल्फाबेटिकली अब आगे चलो, तो A B C D E F तक आ चुके हो, अब अल्फाबेटिकली चलना है, तो G आएगा, H आएगा, I आएगा, J नहीं आएगा और फिर K आएगा। याद करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वनस्थली में लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने में गई थी, तब मुझसे ये पूछा था, कि सब शेल्स के क्या क्या नाम होते हैं, S P D F A B C D E F। अब अल्फाबेटिकली चलो G H I और J हट जाएगा, फिर K आएगा। अब मुझे बताओ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पास, बताइए। नॉर्मल और कहीं केमिस्ट्री में इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्वांटम नंबर टॉपिक के ही पास है। कैपिटल और स्मॉल लिखने में फर्क आ जाता है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स शेल के हैं और स्मॉल लेटर्स सब शेल्स के हैं। तो S P D F G H I J हटेगा और K, 4 और 4 8 और ये 8 वैल्यू से 0 भी शामिल है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल निकालो, तो 2 × 2 × S के लिए L की वैल्यू 0
तो एल की जगह 0 पुट कर दिया +1, 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब आप लोग निकालो, कॉपी में निकाल लो और मुझे बता दो। 2 इंटू 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1, 6 + 1, 7 + 1। और जो आंसर आए उसमें कंक्लूजन भी देखना, कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कर दीजिए। अब कितने का गैप लग रहा है, 2 बार करा, 3 बार करा, हर बार देखो एक फिक्स गैप आ रहा है क्या। तो अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लो कि एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जाने में ये फर्क आता है, और फिर आपकी एल की वैल्यू हमेशा एक एक ही बढ़ेगी। फॉर्मूला वही है 2 इंटू 2l + 1, तो चेंजेस तो आना नहीं है। एजिमुथल क्वांटम नंबर के 5 पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। तीसरा पॉइंट, इट्स वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0 to n-1। Why n is there? Because L tells about subshell and subshell are in shell, इसलिए L के फॉर्मूले में n को तो आना पड़ेगा। n आने का मतलब है कि किस शेल में कितने सबशेल, तो शेल में सबशेल के बारे में बात चल रही है, इसलिए 0 to n-1। इट इज रिलेटेड विद सबशेल। ठीक है, और फिफ्थ में हमने टेबल बनाई है। टेबल में फिर हमने क्या लिखा है, L की किस किस वैल्यू के लिए सोमरफेल्ड ने अपने सबशेल्स के क्या क्या नाम रखे, और जिस तरह से हर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने की एक फिक्स कैपेसिटी है, उसी तरह से हर सबशेल में भी फिक्स कैपेसिटी है। हमारे यहाँ सिटीज में, कॉलोनीज में फिक्स नंबर नहीं है, पर ये साइंस है, यहाँ हर चीज को फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज बताइए, सबशेल के नाम सब लोग याद करिए, साथ में बोलिए S P D F G H I J नहीं है और फिर K है। मैं आपको रीजन भी देती हूँ J क्यों नहीं है, पहले अपन इतना समझते हैं। ठीक है, बोलो दर्शिका। I have a doubt that we have given the name of azimuthal quantum number as orbital quantum number, but we have studied earlier that orbital name is given to subshell. So why And magnetic orbital quantum number quantum? is related to that, है ना? Yes, ma'am. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट सोचा है। आपका डाउट क्या है, मैं सब बच्चों को बताती हूँ। इन azimuthal quantum number, the another name which is given is the orbital quantum number. And she want to ask कि हमने एड्रेस में शेल, सबशेल और ऑर्बिटल पढ़ा, and you told that principal is related with shell, azimuthal is related with subshell, and magnetic is related with the orbital. ठीक है, now there are two different statements. Statement number 1, magnetic quantum number is related with orbital. सुनना, related word आ रहा है, and here azimuthal quantum number is also called orbital quantum number. आपने कैसे कनेक्टिविटी बना ली कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बताती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होना चाहिए। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताती है, इट डजंट मीन उसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर नाम अलॉट हो जाएगा, नो। और एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताती है, सबशेल के बारे में बताती है। तो क्या मैं उसका नाम सबशेल क्वांटम नंबर रख दूं? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम मैं शेल क्वांटम नंबर रख दूं? तो ऐसा कोई रिलेशन मत बनाइए। कौन सी क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, उसमें क्वांटम नंबर जोड़कर उसका एक और नाम मत बनाइए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक और नाम देती शेल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम देती सबशेल क्वांटम नंबर, है ना? ऐसा नहीं है। अब फिर भी अगर आपके दिमाग में कि भाई ऐसा नहीं है तो आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी क्यों कह रहे हो, तो इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आएगा कि जो नाम सबशेल, अभी उसका आंसर रहने दो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सबशेल के नाम ही ऑर्बिटल के नाम होते हैं, इसलिए एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी इस पॉइंट को तुरंत दिमाग से डिलीट कर दो, अभी आप उधर मत जाओ, अभी आप सिर्फ सबशेल पर फोकस करो, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो आगे आने वाला है उसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। अभी आपको मेरी बस इतनी बात समझ
कि जो क्वांटम नंबर जिसके बारे में बताती है उसके आगे क्वांटम नंबर लगाकर नाम बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं चलता। तो अगर एजीम्यूथल सबशेल के बारे में बताती है तो मुझे सबशेल क्वांटम नंबर नहीं रखना है, प्रिंसिपल के आगे शेल क्वांटम नंबर नहीं रखना है, तो कोई और ही कंसेप्ट चल रहा है जिसकी वजह से ये ऑर्बिटल वर्ड आया है। वो मैं अगली क्लास में ले पाऊंगी, अभी मत लो, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब मुझे इनके आंसर्स दो, इनके आंसर्स दीजिए। इसमें इसमें क्या फर्क है, इसमें 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 ये नोट करा तुमने। इसमें मैं तुम्हें एक और हाई वाला पॉइंट बताती हूँ, ये एसपीडीएफ आए कहां से। चलो हम तो ये बात सोचते हैं कि जैसे सोमेरफेल्ड है, अब सोमेरफेल्ड ने सोचा कि मैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे वर्क करूंगा, है ना। एक साइंटिस्ट सोचता है, उसका बार बार उधर ओरिएंटेशन जाता है, फिर वो उस टॉपिक पर काम करना स्टार्ट करता है। तो सोमेरफेल्ड ने सोचा कि मैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे काम करूंगा तो मेरे को सारे सबशेल के नाम रखने हैं। अब एक बार आप सोच के देखिए, अभी आपने 11 में नया नया साइंस लिया तो टीचर बताता है तो बच्चे ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने साइंस लिया तो थोड़ा बाय में इंटरेस्ट रखे हम ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसे सोच कैसे लेते हैं, मतलब हाउ एस पी डी एफ कैसे उनके दिमाग में ये नाम आए, ये अल्फाबेट्स आए। तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगी कि केमिस्ट्री में वे लिया तो इधर उधर से ही जाता है, लिया तो इधर उधर से ही जाता है। अब जैसे सपोज करो किसी के घर पे बेबी का बर्थ हुआ, तो या तो उसने कहीं गूगल पे नाम देखा है, या कहीं सुना हुआ है, या पुरानी जो कहानियां हैं, जैसे कई लोग धार्मिक है तो पुरानी कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम कहीं सुना देखा तो होता है ना। ह्यूमन वही तो करता है जो कहीं सुना या देखा होता है, या फिर एकदम नया, ये तो रेयर ही होता है, या फिर आजकल वो जोड़ के बना लेते हैं। तो वो जोड़ जिनको जोड़ा है वो नाम भी तो कहीं ना कहीं सुने है ना। एक बात को समझे आप कि केमिस्ट्री में एक ब्रांच चलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक ब्रांच चलती है जो एमएससी में पढ़ाई जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उस ब्रांच में ये वर्ड्स काम में आते हैं। कैसे काम आते हैं वो तो एमएससी लेवल की बात है, वहां पर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल बहुत फेमस वायवा का ये टॉपिक है। वहां पर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल ये वर्ड्स काम में आते हैं। नो डाउट हाई लेवल के लोग हैं ये साइंटिस्ट लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच पढ़ी है, बहुत बार इन वर्ड से गो थ्रू हुए हैं। तो एकदम से सोमरफेल्ड का दिमाग चल गया क्या कि मैं तो ये जो चारों टर्म्स हैं इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उससे सबशेल का नाम रखूंगा। ऐसे चलती है ये कहानी सारी। तो उन्होंने शार्प से एस ले लिया, प्रिंसिपल से पी ले लिया, डी डिफ्यूज्ड से डी ले लिया और एफ से फंडामेंटल। इस तरह से जितने भी नाम होते हैं ना बच्चों उनका फुल फॉर्म होता है। तो ये चार का फुल फॉर्म बहुत फेमस है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। ये चार वर्ड्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच में काम आते हैं। इनकी नहीं जरूरत है, आपको बहुत हो जाएगा फिर। यहां से ये बनाए गए हैं क्या, एस ई टी। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए S means sharp, मैं वो भी लिखवा देती हूँ चीज आपको। S means sharp, मुझसे यही पूछा गया था वनस्थली के इंटरव्यू में, सबशेल्स के नाम बताइए और शुरू के जो चार सबशेल्स हैं वो वर्ड कहाँ से आए, उनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो वही मैं लिखवाना चाहती हूँ। S means sharp, P means principal, D means diffused और F means fundamental, है ना। और नीचे लिखिए these are मैं वर्ड बोलूं, these are old spectral terms, these are old spectral terms used in spectroscopy branch of chemistry। स्पेक्ट्रोस्कोपी से बन गया स्पेक्ट्रल टर्म्स, समझते हो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रल टर्म्स ऐसे। तो ये सब क्या थे, ओल्ड पुराने समय में स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये टर्म्स काम में ली जाती थी। ना बोलिए मेरे साथ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। जब स्टूडेंट बने तो स्टूडेंट बन के पढ़ाई करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। उस समय अपना सारा
हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, हम तो बड़े हैं 11th में, कुछ नहीं, स्टूडेंट हो तुम, दैट्स ऑल। बोलिए साथ में, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। शार्प से उन्होंने एस उठाया, प्रिंसिपल से पी उठाया, डिफ्यूज्ड से डी उठाया, फंडामेंटल से एफ उठाया और अपने सब शेल्स के नाम रख दिए। अब देखो, हर साइंटिस्ट जब किसी टॉपिक पे वर्क करेगा तो वो कोशिश करेगा कि मेरा जो काम है उस पूरे काम में ऐसा कुछ भी यूज ना हो जो पहले यूज हो चुका है, वरना लोगों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा। तो ये जो जे था ना, जे, ये पहले ही कहीं इन्वॉल्व था, मतलब जे जो सिंबल था वो पहले ही हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में या हायर ब्रांचेस में काम आ रखा था। तो उन्होंने कहा जे को छोड़ दो, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, फिर जे से टीचर को दो बताने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है और ये भी, इसलिए उन्होंने कहा जे को रिजेक्ट करो और फिर उन्होंने सीधा क्या काम में ले लिया के। तो बच्चों इस तरह से बहुत सोच समझ के ये सारा काम चलता है, कोशिश की जाती है कंफ्यूजन ना हो, कोशिश की जाती है सारी चीजें इजी हो, और कैसे उन लोगों का दिमाग चलता है, कैसे एकदम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सोचा, वहां से टर्म्स उठाई, उनके पहले पहले अल्फाबेट उठा के सब शेल्स के नाम रख दिए। ठीक है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर दे दो, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। अदिति मैम डाउट है बोलिए। मैम, जैसे आपने बताया कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर निकालते हैं एसपीडीएफ करके, तो मैम ऐसे तो के तो अपन कांस्टेंट लेते हैं, के तो कांस्टेंट के लिए लिया जाता है ना कौन सा के? मैम? स्मॉल के। अच्छा यूं कह रही हो? यस मैम, हाँ तो वो तो है, बट मैम वो भी तो रिलेटेबल ही हो गया ना। बिल्कुल हो गया। और ये जो कांस्टेंट वाला काम है ये कब शुरू हुआ ये सोचो तुम, और ये काम कब शुरू हुआ, ईयर्स का फर्क है। ये काम कब का मानते हो? ये जो एटम के स्ट्रक्चर की बात है, शेल और सब शेल वाली बात है, ये काम कब का मानती हो? बहुत पुराना काम है ये तो। यस और ये जो कांस्टेंट वगैरह अपन लाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, काइनेटिक्स में, ये तो बहुत लेट की बात है ना। तो जैसे अपन लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, स्टूडेंट्स को बता देती हूँ क्या कहना चाह रही है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो जब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लाते हैं। अब वो कांस्टेंट यूजुअली 11-12 की बुक्स में के दिया हुआ रहता है। दिस शी वांट टू से कि मैम के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में भी तो लिया जाता है और यहाँ भी तो के लिया। अब फर्क देखो, जे सोमेरफेल्ड के समय पर कहीं यूज होता था और के सोमेरफेल्ड के बाद यूज होना चालू हुआ। तो सोमेरफेल्ड की इसमें क्या फॉल्ट है बताइए? सोमेरफेल्ड तो पहले ही काम कर गए ना अपना, तो सोमेरफेल्ड के बाद वालों ने के को यूज किया, वो ना करते, और सोमेरफेल्ड ने जे को यूज नहीं किया क्योंकि जे पहले से ही काम आता था। ठीक है, तो टाइम का फर्क है। चलो अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल के दो, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो सबके। हाँ कौन कौन बताएगा, या याद भी बताओ। यादवी, हाँ म्यूट कर लो, बोलो। के एस सबशेल में 2 आ गए, अब पी में बताओ। यादवी यू आर नॉट ऑडिबल। गौरव से पूछ लेते हैं, हर्ष खत्री से पूछते हैं। हर्ष बोलो बेटा। मैम पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एक मिनट, यहाँ तक कुछ ऑब्जर्वेशन? 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है। मैम 4 का डिफरेंस आ रहा है सर। तो मान के चलना सब में 4 का ही आएगा क्योंकि फॉर्मूला सेम चल रहा है, लगातार एक एक यूनिट बढ़ रहा है। तो इस तरह से कई बार चीजों को तुम ऑब्जर्व करके अपना समय बचा सकते हो। बोलो कितना आ रहा है? 10 के बाद 14 ही आ रहा है। अच्छा म्यूट कर दिया है, वापस से कर देती हूँ। 10 के बाद 14 ही आ रहा है। यस मैम, फिर जी का 18, एच का 22, आई का 26 एंड के का 30। ठीक है, 4 के डिफरेंस से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स ओके। इलेक्ट्रॉन्स सबके कैलकुलेट हो गए हैं, एल की वैल्यूज आ गई हैं, सब शेल्स के नाम आ गए हैं, और कितने कितने सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये आ गए हैं, और सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का फॉर्मूला आ गया है 2 × 12+। ठीक है, ये अपना काम हो चुका है। अब आगे लिखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
बताइए फटाफट आंसर. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन K एंड K, L एंड L, N एंड N? बताइए. L एंड L, कौन कौन बताएगा इन चारों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? What is the difference between these? हाँ तनिष्का बताइए. Ma'am, capital K, L, and N are the name of shells, and small k, L, and N are the name of subshells. एक एक बताते चलते हैं अपन, है ना. एक एक K और K में ले लूंगा. फर्स्ट कैपिटल K इज, एक एक बताते चलो. कैपिटल K इज, Name of first shell. हाँ कैपिटल K इज फर्स्ट शेल हैविंग n इक्वल्स टू 1. बोलो सही. लिखना सीखिए सही. जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है 1. वाइल श्रुति बताओ. वाइल स्मॉल k. Ma'am, small k is used for the name of subshell. अच्छा एक बार बताओ, स्मॉल k कौन से नंबर का सबशेल? स्मॉल k कौन से नंबर का सबशेल है? Ma'am, 7th. 7th नंबर का है. और उसकी L की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखना. तो गौरव बताओ. मैम 7. स्मॉल k कौन से नंबर का सबशेल है? उसकी L कितनी है? मैम बोथ 7. बोथ 7. यस मैम. पर देखिए अपन S P D F G H I J रिजेक्ट किया था और K. अब बताओ K कौन से नंबर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8. बोलो कौन से नंबर का है? मैम 8. 8 नंबर का है ना. कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि आप यहाँ वैल्यूज देख रहे हो और वैल्यूज में आपको सामने 7 दिख रहा है. तो बताओ 0 की एक वैल्यू है या नहीं? यस मैम. तो L की एक वैल्यू 0 है. फिर 1 2 3 4 5 6 7. तो L की 7th वैल्यू 8th वैल्यू है. मतलब नंबर वाइज इट इज 8th वैल्यू और K को ये अलॉट हो रही है. तो क्या मैं बोलूं K 8th नंबर का सबशेल है जिसकी L की वैल्यू 7 है क्योंकि 0 भी शामिल है. बोलो. यस मैम. सब लोग इस बात को पकड़े कि n की वैल्यूज में 0 नहीं है और L की वैल्यूज में 0 है. तो n की वैल्यू तो 1 से इंफिनिटी तक है और L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक है. तो देखो बच्चों K L M N की n की वैल्यू है 1 2 3 4. अब हाथ खड़ा करना आप लोग. और S P D F की L की वैल्यू है 0 1 2 3. ठीक है. अब जो मैं पूछूंगी उसके लिए हैंड रेज करना. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि n 4th शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. बताओ ट्रू. L 4th शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. श्रुति Yes, ma'am. सही है. कैपिटल N कौन से नंबर का शेल है? बच्चों पूरा बोल के आप लोग म्यूट करा करो प्लीज, है ना. पूरा आपका आंसर हो जाए उसके बाद. श्रुति बोलो. कैपिटल N कौन से नंबर का शेल है? Ma'am, capital L second number का है. कैपिटल N. Ma'am, 4th. हाँ K L M N. सब घर पर बैठे फिंगर्स पर करेंगे. K L M N 0 1 2 3. नो 1 2 3 4. सब लोग प्रैक्टिस करिए. K L M N 1 2 3 4 और S P D F 0 1 2 3. S P D F में 0 1 2 3 है वैल्यूज और K L M N में 1 2 3 4 है. वहां 0 भी इंक्लूडेड है. ये बात का तुम्हें ध्यान रखना. ठीक है. तो ऋषभ मैं 2 सेंटेंस बोलूंगी और आप उन्हें ट्रू और फॉल्स बताएंगे. ओके. अनम्यूट करिए ऋषभ. हाँ. माय Yes, फर्स्ट ma'am. सेंटेंस इज B is third shell having L equals to 2.
वापस Ma'am, बोलूं? please repeat. Yes, ma'am. वापस बोल रही हूँ. D is second shell having L equals to 2. ये रहा D, SPDF. No, ma'am, false. False है, true कराओ. D is Ma'am, D is third subshell. बहुत बढ़िया. पहली बात तो SPD, तो ये थर्ड नंबर का है, तो यहाँ पर आएगा ये थर्ड है. फिर ये शेल नहीं है, सब शेल है. और L कितना है इसका? Ma'am, L is equal to 2. 2. वो पार्ट सही था. ठीक है. Yes, ma'am. तो ऐसे स्टेटमेंट दे रही हूँ, उन्हें तुम ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करो. ठीक है. अगला दे रही हूँ मैं, हाथ खड़ा करिएगा. ओके. K is 8. K का तो अभी करा दिया, तो दूसरा ले लो. H is sixth subshell having L equals to 6. चेक करिए, गलती कहाँ है ढूंढिए. हाँ, करिए इसकी प्रैक्टिस. 6 नंबर का क्वेश्चन भी चाहिए, एडवांस में मिल सकता है क्वांटम नंबर से, और अपन उतने ही लेवल तक कर लेंगे इसे. प्रियांशी बोलो. Ma'am, the statement is false. The correct statement should be H is sixth subshell having L is equals to 5. हाँ, L कितना आएगा? 5 आएगा. 6 होने से वैल्यू 6 नहीं आ सकती, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है. तो अपन ने फिंगर्स पर करा S P D F G H. S P D F G H 6 नंबर पर मैं हूँ, तो छठे नंबर का ये सबशेल है, तो ये पोर्शन तो सही है, पर वैल्यू में 0 भी शामिल है. तो 0 1 2 3 4 5, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5. ठीक है. मेरा थर्ड स्टेटमेंट देखिए. P is sixth shell having N equals to 6. चेक करिए. ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, और एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है. हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है. बहुत बढ़िया. बोलिए. हाँ, कर बोलिए. शहजाद खान करके जो स्टूडेंट है, बोलिए बेटा. Yes, ma'am, true है. हाँ बेटा, ट्रू है फॉल्स है? Ma'am, true. पहली बात तो कैपिटल P है, तो वो शैली है. फिर K L M N O P 6 नंबर का है, और वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 से 6. ठीक है. तो कितनी चीजें चेक करनी है तुम्हें? 4 चीजें चेक करनी है. पहली चीज क्या चेक करनी है? ये स्मॉल है या कैपिटल. स्मॉल कैपिटल के हिसाब से शेल सब शेल, फिर नंबर चेक करना है, और फिर वैल्यू को चेक करना है. 4 चीजें चेक करनी है. स्मॉल कैपिटल है, शेल है, सब शेल है, कौन से नंबर का है, और वैल्यू क्या है. 4 चीजें तुम्हें चेक करनी है. ठीक है. अब लास्ट इसके लिए कर रहे हैं. S is first shell having L equals to 1. बताइए गलतियां क्या क्या है. दिशा बोलो बेटा. Ma'am, L should be 0. आराम से. L 0 है क्योंकि S की बात है, लेकिन उसके बिफोर एक और गलती है. उसके पहले स्टेटमेंट में एक और मिस्टेक है. पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो स्टेटमेंट. अच्छा म्यूट बच्चों, म्यूट मत करो आप लोग. पूरा आंसर देने के बाद, याद भी तुम्हें कर रही हूँ मैं, अनम्यूट पूरा आंसर देना. ठीक है. एक एक स्टेप चलो. पहले क्या लिखा है? This is first shell. Ma'am, it is incorrect. It should be subshell. और फर्स्ट And- करेक्ट. Yes, ma'am. ओके. हैविंग Having L is equals to 0. तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा कि S, दिशा आपसे ये मिस हो रहा था कि स्मॉल s सबशेल है, और जिसकी L की वैल्यू क्या है? 0. तो यहाँ पे मुझे तुम बताओ कि S कौन से नंबर का सबशेल है? First
हाँ, और उसकी एल की वैल्यू क्या है? 0. बहुत बढ़िया। एन कौन से नंबर का शेल है? एन 4th. एन कौन से नंबर का शेल है? 4th. और उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 4. 4। बहुत बढ़िया। डी कौन से नंबर का सबशेल है? 3rd. और उसकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 2. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब लोग फिंगर्स पे कर लो। के एल एम एन शेल्स हैं जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1 2 3 4, और एस पी डी एफ सबशेल्स हैं जिनकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है 0 1 2 3। अब 11th क्लास, अपने को चीज समझ में आ जाती है, बहुत बढ़िया, लेकिन अपने को उसको उतना ही ब्यूटीफुली लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। इस बात पर भी मेरा उतना ही एम्फेसाइज रहता है। जितना एम्फेसाइज कंसेप्ट्स पर रहता है उतना ही एम्फेसाइज प्रेजेंटेशन पर रहता है। तो अपना ये जो आंसर है ना, अब मैंने जो ये सेंटेंसेस बनाए हैं इस तरह से इनका प्रेजेंटेशन करके आंसर्स दो, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतने अच्छे बोर्ड में मार्क्स, जितने अच्छे कंसेप्ट्स कंपटीशन में मार्क्स, प्रेजेंटेशन बोर्ड्स में मार्क्स, जितना अच्छा बोल पाओगे वाइवा में मार्क्स। तो तुम्हें तो एज ए स्टूडेंट सारी स्किल्स डेवलप करनी है। तो अब मुझे इनके आंसर्स बताओ, अब इसी पैटर्न में बताना है ना। आई होप आपने ट्रू फॉल्स करके ही लिखे होंगे। बताइए, अब बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के एंड के। अब एकदम बढ़िया सा आंसर बनाना कि अच्छा लगे सुन के। What is the difference between K and K? Tanishka? Capital K is first shell where n equals to 1. अब ये है ना complete information. While small k is fourth shell having L equals to 3. Small k क्या है? Small subshell. और फिंगर्स पे गिनो कौन से नंबर का आएगा? बोलो मेरे साथ। S P D F G H I K 7. वापस से करो फिंगर्स पे, जल्दी नहीं, आराम से। S P D F G H I K करो, कौन सा नंबर आ रहा है? 7. अरे वापस से करो। S P D F 4 हो गए, G H 6 हो गए, I 7 हो गया, K कौन से नंबर पर आ रहा है? नंबर अलग है, वैल्यू अलग है। ये देखो तुमने लिखा फर्स्ट शेल, मतलब शेल में ये पहले नंबर पर है, और N1 वैल्यू है। पहले नंबर बताओ फिर वैल्यू बताना। तो कौन से नंबर पर आ रहा है? के। S P D F G H I K कौन से नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पर आ रहा है। तो ये 8th नंबर का सबशेल है, और सबशेल के लिए किसकी वैल्यू लिखी जाती है? एजिमुथल की। अब 8th नंबर पर L की वैल्यू क्या आएगी? 7। हाँ, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है, तो वो एक घटा के वैल्यू दिया करो। तो आया? यस मैम। हर टॉपिक पहले समझते हैं, उस समय कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। शुरुआत से स्पीड बढ़ाने की तरफ मत जाओ, अभी कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सेकंड का आंसर कौन देगा? इतने ही अच्छे पैटर्न में एकदम, है ना। चलो ट्राई करो प्रियांशी। When capital L is second shell having n is equal to 2, while small l is used to denote azimuthal quantum number. बहुत बढ़िया। देयर अब देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, पहली लाइन में, फिर वाइल करके दूसरी, मतलब स्टॉप राइटिंग पैराग्राफ। किसी टीचर को पैराग्राफ नहीं पसंद, उसको आराम से बांट कर पार्ट्स में लिखने की आदत डालिए। देयर स्मॉल l is azimuthal क्वांटम नंबर। अब मुझे बताओ, जैसे शुरू में एक आंसर आया था ना कि सारे कैपिटल वाले शेल है और स्मॉल वाले सब शेल है। अब बताओ गलत हो गई ना वो बात, क्योंकि स्मॉल एल तो लिस्ट में है ही नहीं। S P D F G H I K। अब यूं नहीं कि तुम अल्फाबेटिकली बढ़ाते जाओ, जितने दिए हैं उतने ही करना, उससे आगे मन से मत बढ़ा देना, क्योंकि बीच में जे भी तो रिजेक्ट हो गया। देखो अब वो तुम खुद कैसे निकालोगे? तो L कहाँ है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल N है, एजिमुथल का सिंबल L है, वो भी शामिल है। KLMN शेल भी शामिल है, SPDF GHI के सब शेल शामिल है,
प्रिंसिपल का सिंबल n शामिल है, एजीमुथल का l शामिल है, और अभी तो मेरी 2 क्वांटम नंबर और बची हैं, उनके सिंबल्स भी आएंगे। याद भी बोलो थर्ड का। Ma'am, small n is used to denote principal quantum number, while capital N is the fourth shell with n is equals to 4. बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, कोई भी वर्ड की इसमें गलती नहीं। ठीक है, तो स्मॉल n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, जितने बन सकते हैं सब अपन रजिस्टर में करते जाएंगे। while capital N is fourth shell, KLMN, fourth shell having, जिसका n कितना है 4। ठीक है, लास्ट बचा है L and L, L and L। चलिए तो आ चुका है ना, ठीक है, तो बस 3 आपको कर। ठीक है, तो ये आपने लिखना सीखा, नंबर सीखा और वैल्यू को सीखा। अब हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे अगला टॉपिक। 5 पॉइंट्स आपने लिख लिए थे, एजीमुथल के लिए 6 पॉइंट लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखना ढंग से। कैलकुलेशन ऑफ सब शेल इन अ शेल। अब ये समय आ गया है कि हम पता करें कि किस शेल में कितने कितने सब शेल है। हमें ये पता चल गया, सब शेल को एजीमुथल बताती है, एजीमुथल को एल से बताते हैं, वैल्यूज 0 to n-1 होती है। सब शेल के नाम sp, df, gh, ik होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भरने की ये कैपेसिटीज होती है। सारा डेटा हमने सब शेल का इकट्ठा कर लिया। अब मैं पता करना चाह रही हूँ किस शेल में कितने कितने और कौन कौन से सब शेल है। What I want to know 2 data, किस शेल में कितने और कौन से, how many subshells and which subshells are present in a given shell, ये हमें पता करना है। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। तो मैंने K शेल लिखा, मैंने कहा इसमें पता करती हूँ कितने सबशेल है। मैंने L शेल लिखा, मैंने कहा पता करते हैं इसमें कितने सबशेल है। मैंने M शेल लिखा, और हर शेल में मैं क्या पता करना चाहती हूँ, कितने और कौन से सबशेल प्रेजेंट है। मैं तुम्हें थर्ड से सिखाऊंगी और मैं तुमसे 1 2 पूछूंगी। ठीक है, मैं थर्ड से सिखाती हूँ। तो मेरे पास M शेल है और आई वांट टू नो कि इसमें कितने सब शेल हैं। तो मुझे याद आया कि अच्छा, सब शेल के लिए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर काम करती है। तुरंत मैंने एजीमुथल का फॉर्मूला लिखा 0 to n-1। क्यों लिखा वो भी समझना, यूं नहीं कि बस रट रहे हम। मुझे शेल में पता करने थे सब शेल। मैंने कहा वो कौन है केमिस्ट्री में जो सब शेल से डील करता है। हमें याद आया एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने L लिखा और तुरंत उसकी वैल्यू लिख दी 0 to n-1। नाउ KLM 1 2 3, तो M के लिए M3 है, L की वैल्यूज 0 2 3 -1, 0 2 2 लिखा हुआ है बीच में। इतनी मैथ सबको आती है। 0 to 2 का मतलब 0 1 and 2। बताइए L की कितनी वैल्यूज आई और L की क्या क्या वैल्यूज आई। क्या 2 बातें हमें पता करनी है, L की कितनी वैल्यूज आई और L की क्या क्या वैल्यू आई। तो चेक करिए L की कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई, एक 0 आई, एक 1 आई और एक 2 आई। L की कितनी वैल्यूज आई कि मैम L की 3 वैल्यूज आई। सुनना, सिंस L has 3 values means 3 सबशेल, एक वैल्यू एक सबशेल। अच्छा मुझे बताओ, एक क्लास में रोल नंबर की लिस्ट में टीचर के पास 30 रोल नंबर है, तो 30 स्टूडेंट होना फिक्स है या नहीं है। अगर मेरी लिस्ट में 30 रोल नंबर तक मैंने लिख रखा है तो 30 स्टूडेंट्स होंगे ही ना, रोल नंबर फालतू में थोड़ी ना लिखूंगी मैं। तो जितनी वैल्यूज है उतने सबशेल है, क्योंकि कोई है तभी तो उसकी L की वैल्यू है। स्टूडेंट है तभी तो मार्क्स है, स्टूडेंट है तभी तो रोल नंबर में आ रहे हैं नंबर्स। तो अगर L की 3 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब 3 सबशेल है, बिना हुए वैल्यू कैसे आ गई। तो जितनी वैल्यूज आई उतने ही सबशेल्स हैं, मींस 3 सबशेल्स आर इन M शेल। कौन से नंबर का M शेल है, थर्ड नंबर का। एक मेरा दिमाग और चला कि जितने नंबर का शेल था उतने ही सबशेल आए।
कंक्लूजन निकालना सीखते गए। थर्ड नंबर का शेल था, 3 सब शेल ही आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चेक करूंगी, सेकंड में 2 आने चाहिए, फर्स्ट में 1 आना चाहिए, 10वें नंबर के शेल में 10 सब शेल आने चाहिए। फटाफट एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपने दिमाग में एक पॉइंट बना लिया, चेक करेंगे अभी। तो L की 3 वैल्यू आई तो 3 सब शेल हैं। अब वो वैल्यूज क्या क्या आई वो चेक करिए। तो वैल्यू क्या क्या आई कि भाई L की वैल्यू 0 आई, 0 आने का मतलब S सब शेल हो गया। L की वैल्यू 1 भी तो आई, 1 आने का मतलब P सब शेल हो गया, और L की वैल्यू 2 आई, 2 का मतलब B हो गया। इसका मतलब थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं और उनके नाम होते हैं S, P, D। मतलब जो नंबर का शेल है उसमें उतने ही सब शेल की एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग ट्राई करो L शेल के लिए, हाथ खड़ा करिए, कौन ट्राई करना चाहेगा L शेल के लिए? बोलो अदिति। मैम वहाँ पे M शेल जो था वो 3 था, तो यहाँ पे L जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, N is equals to 2, के लिए 2 KL 1 2, ठीक है। L is equals to 0 2 N minus 1, L is equals to 0 2 2 minus 1, एंड L की वैल्यूज आ जाएंगी 0 to 1, मतलब 0 0 and 1। कितनी वैल्यूज आई? मैम 2 वैल्यूज आई। तो कितने सब शेल? मैम 2। वैल्यूज क्या क्या आई? मैम वैल्यू 0 and 1, 0 का मतलब S सब शेल और 1 का मतलब P सब शेल। कौन से शेल में तुमने सब शेल निकाले अभी अभी? L शेल कौन से नंबर का था? 2 सेकंड कितने नंबर। सब शेल आए? 2। कौन कौन से आए? S and P। यस, बहुत बढ़िया। एक कंक्लूजन निकालेंगे अपन यहाँ से, मतलब एक चीज तो जस्टिफाई हो गई कि सेकंड में 2 ही आए और थर्ड में 3 आए थे। अब फर्स्ट वाला निकालिए कोई, श्रुति बोलो। Ma'am, L is equals to 0 to N minus 1 is equals to 0 to 1 minus 1, which will be equal to 0. And it means that L is equal to 0. That means that there is one subshell, that is S. L की कितनी वैल्यूज आई? 1. 1, 0 भी तो एक वैल्यू है, तो L की कितनी वैल्यूज आई? 1, तो 1 वैल्यू आने का मतलब 1 सबशेल, और वो वैल्यू क्या आई? 0, 0 आने का मतलब S। ठीक है। अब जो मैं कंक्लूजन्स निकाल रही हूँ वो ध्यान देना, फिर तुम्हें कंपटीशन में कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन देखिए, के शेल फर्स्ट था, उसमें फर्स्ट सबशेल फर्स्ट टाइम आया, अब देखिए वो सब में आ गया। क्या फॉर्मूले से देख सकते हैं? 0 to n-1 है ना, तो 0 to 0 में 0 आएगा, फिर 0 to 1 में भी 0 आएगा, फिर 0 to 2 में भी 0 आएगा, फिर 0 to 100 में भी 0 आएगा, तो 0 तो अब हर बार आएगा ना। तो जो नंबर का सबशेल होता है वो उस नंबर के शेल में फर्स्ट टाइम एंट्री लेता है, फिर वो हर बार होता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे? G subshell appears in which shell at first? वो कौन सा शेल होगा जिसमें G सबशेल पहली बार एंट्री लेगा? ये आपके सामने बने हुए, इनसे दिमाग लगाइए। देखो यहाँ देखो, M सबशेल कौन से नंबर का है? थर्ड, तो तुम देखो D ने पहली बार यहाँ एंट्री ली है, और D कौन से नंबर का सबशेल है? थर्ड। SPD और KLM, M थर्ड शेल है, आप देख सकते हैं पहली बार D ने यहाँ एंट्री मारी है, मतलब थर्ड शेल में थर्ड शेल ने पहली बार एंट्री ली है। नाउ यू कैन गेस G सबशेल पहली बार कहाँ एंट्री लेने वाला है। ऐसे रिलेट करते जाइए और आंसर्स आप निकाल सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तनिष्का बोलो, G सबशेल कौन से नंबर का है? हम 5। SPDFG 5वें नंबर का, तो पहली बार किस शेल में एंट्री लेगा? O। O। 4 एक कम क्यों? इधर देखो मैम O। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, O, क्योंकि KLMNO में O ही फिफ्थ नंबर का है। तो G अगर फिफ्थ सबशेल है तो वो पहली बार कहाँ एंट्री लेगा? फिफ्थ शेल में। KLMNO मतलब O शेल में वो पहली बार
आएगा। तो S पहला सब शेल है, पहले शेल में आया अब हर बार आएगा। P दूसरा सब शेल है, दूसरे में आया अब हर बार आएगा। D तीसरा है, तीसरे में पहली बार आया अब हर बार आएगा। पहला कंक्लूजन, जितने नंबर का शेल होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। दूसरा कंक्लूजन, जिस नंबर का सब शेल होता है वो उसी नंबर के शेल में पहली बार एंट्री लेता है, फिर वो रिपीट होता है। तो कौन मुझे बताएगा P शेल में बिना करे P शेल में कितने सब शेल होंगे और कौन कौन से? P शेल में कितने सब शेल होंगे और कौन कौन से, ये कौन बताएगा मुझे? P शेल में, दिशा? Ma'am, there will be 6 subcells which are S, P, D, F, G and H. Yes, क्योंकि P शेल कौन से नंबर का है? P शेल कौन से नंबर का है? 6, K L M N O P, 6। तो 6 में कितने आएंगे? 6, S P D F G H। ठीक है, लिखिए ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। कैलकुलेशन ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। सबसे पहले लिखिए K शेल, N की वैल्यू 1, ठीक है। L का फॉर्मूला 0 to n minus 1, 0 to 0 to 0 0। अब यहाँ पर लिखिए L has only one value। ये वाला जो पार्ट लिखा है ना मैंने, ये इसमें लिख लो एक बार, फिर बाकी में शॉर्ट में लिख लेंगे। Since L has only one value, since L has only one value, L has only one value, so one subshell। L has only one value, so one subshell, and L value is 0 means S subshell। तो जिस नंबर का शेल है उतने ही सबशेल आएंगे, और एक सबशेल में नंबर 1 पर S ही था तो S है, L 0 है तो S सबशेल। लाइन बना लीजिए, L शेल के लिए M2 लिखिए, L 0 to n minus 1, 0 to 2 minus 1, 0 to 1, 0 और 1। अब शॉर्ट में लिख दो, दो वैल्यूज है तो हर वैल्यू का एक सबशेल है, तो दो सबशेल आ गए। 0 से S आएगा, 1 से P आएगा। ठीक है, M शेल में निकालिए। जिनका हो गया है वो एक लास्ट ये स्टेटमेंट देखिए, ट्रू और फॉल्स। ये जेई एडवांस का आएगा स्टेटमेंट है। चेक करिए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, बच्चों कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए और आपको ट्रू और फॉल्स करना हो, आपको नहीं आ रहा हो, तो टेक वन एग्जांपल और एक एग्जांपल लेके करना शुरू कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा जस्टिफाई। कोई एग्जांपल लेना चाहता है? पीयूष। मैम स्टेटमेंट तो ट्रू है और एग्जांपल m शेल ले लेंगे, n तो की वैल्यू m में यहाँ से चलो, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू ले लो 10, ठीक है। निकल पाओ l की वैल्यूज। l की वैल्यूज हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही। अब क्या ये सही है कि टोटल वैल्यूज ऑफ l इज इक्वल टू n? यस मैम। टोटल वैल्यूज जो आ रही है वो n के बराबर है। कितनी आ रही है टोटल वैल्यूज? 10 आ रही है। 0 भी तो एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 7 8 9 10।
तो आई कैन सी की टोटल 10 वैल्यूज है ये। तो स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि फॉर्मूले में ध्यान दे n में से एक घटाया तो यहाँ 0 भी तो जोड़ा, तो n में से एक घटा तो 2 लग गया और इधर 0 जो लगा दिया एक्स्ट्रा क्योंकि n में तो 0 था नहीं तो नंबर तो बराबर आना ही था। अब जैसे n की वैल्यू 10 थी तो 10 में से एक गया 9 हुआ तो 0 में तो जुड़ गया और 2 लग गया तो ये सारी वैल्यूज आ गई तो वैल्यूज तो 10 ही हो गई। तो गौरव वैल्यूज तो 10 आ गई। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो सही है क्या? But each value of L is less than n. Yes, ma'am. सही है। 1 2 9 जितनी भी वैल्यूज है सब n से छोटी है क्योंकि n कितना ले रखा है अपन ने 10। तो ये भी सही है कि n और l में हमेशा n बड़ा होता है क्योंकि शेल के अंदर सब शेल होता है तो जो जिसके अंदर है वो तो उससे छोटा ही होगा ना, बराबर भी नहीं हो सकता। तो n और l में हमेशा n ही बड़ा होता है। तो ये इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। For a given value of n, total values of L is equal to n. Values का नंबर बराबर है, वैल्यू बराबर नहीं है। Values का नंबर अलग चीज है, values अलग चीज है। Total values of L is equal to n, but each value of L is less than n. हर वैल्यू छोटी ही होती है। ठीक है, ये लिख लेना। आप इसे नया पॉइंट बना लें, भले 5 6 7 लिख लें इसे। अब क्वेश्चन लिख लें, which G वाले कर लो चलो। G subshell appears first in which shell? आंसर आ गया था आपकी साइड से। As G is fifth subshell, S P D F G, fifth subshell, so appears first in fifth shell. और फिफ्थ शेल कौन है? दैट इज KLMNO शेल। ठीक है, तो शेल में सब शेल की कैलकुलेशन करना आपने सीख लिया और किसमें कितने होंगे वो आपने निकालना सीख लिया। अब मुझे बताइए 9th नंबर के शेल में कितने सब शेल होंगे? हाथ खड़ा करिए, बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन और है। 9th नंबर के शेल में इशिका आप बताओगे बेटा 9th नंबर के शेल में कितने सब शेल्स होंगे? कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन आप लोग, बाकी सबको इंटरेक्शन करना है, सबको क्लास में बराबर पार्ट करना है। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे। हाँ शहजाद बताइए 9th नंबर के 8 9th नंबर के शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 8 9। देखो इधर 9। देखो, इधर देखो। अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास। 3rd नंबर के शेल में 3 सब शेल आए ना, SPD। 3rd नंबर में 3 आए। 10th नंबर का लिया देखो यहाँ पर N10, तो देखो 10 आए, 10 वैल्यूज आई ना। तो जिस नंबर का शेल होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। तो 5th नंबर के शेल में कितने सब शेल आएंगे गौरव? 5th शेल में हम 5 आएंगे। 5 आएंगे। 10th शेल में कितने सब शेल आएंगे? 10 आएंगे। 100 नंबर के शेल में कितने सब शेल आएंगे? 100 आएंगे। 5वें नंबर के शेल में कितने सब शेल आएंगे? 5 की L की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? मैम 5 के L की वैल्यू मैम 0 1 2 3 4। यस, उनके सब शेल्स के नाम क्या क्या आएंगे? मैम S P D F G H। बस G 5 ही तो थे। ओ मैम यस। 5th नंबर का था ना S P D F G, बस 5 सब शेल आ जाएंगे उसमें। कौन से शेल में S सब शेल पहली बार एंट्री लेता है? यादवी, कौन से शेल में S सब शेल फर्स्ट टाइम एंट्री लेता है? मैम कौन सा सब शेल? S के शेल। के शेल में। G सब शेल पहली बार कहाँ एंट्री लेगा? 5th शेल। 5th शेल, दैट इज O। D सब शेल पहली बार कहाँ एंट्री लेगा? D 3rd शेल। 3rd शेल, क्योंकि वो खुद 3rd नंबर का है। तो जिस नंबर का सब शेल होता है वो उस नंबर के शेल में फर्स्ट टाइम एंट्री लेता है और जिस नंबर का शेल होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेकर 1 कम तक। जैसे 5वें नंबर का शेल है तो L की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी
एक कम तक चलेगी क्योंकि एक जीरो आगे ऐड हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर के सारे पॉइंट्स पढ़े। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। एजिमुथल